नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज आईडीएफसी बैंक ने फाइनली अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कैसे आए हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जो भी फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं वो लैक्स के अंदर है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर 4 कॉलम दिए हुए हैं, जैसा नॉर्मली सारी शीट के अंदर होता है। ये पिछले क्वार्टर की जो जून क्वार्टर खत्म हुआ उसकी शीट, ये फिगर है। ये मार्च क्वार्टर जो खत्म हुआ उसके फिगर है। ये जून क्वार्टर के फिगर है, लेकिन पिछले साल के हैं। और ये है पिछला 19-20 साल भर के फिगर कंपनी के। तो ये रेफरेंस के लिए रहेगा और हमें कंपेयर करने में आसानी रहेगी। बात करते हैं इसके टोटल इनकम की। तो कोरोना की इम्पैक्ट होने के बावजूद भी उनकी इनकम में हल्की सी ही गिरावट आई है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 4,413 करोड़ का उनकी इनकम हुई है, जो पिछले साल पिछले क्वार्टर में 4,553 करोड़ के आसपास की थी। तो ये करीब करीब यहाँ पे 130-140 करोड़ का उनको टोटल इनकम में कटौती देखने को मिल रही है कोरोना की वजह से। जहाँ तक एक्सपेंडिचर का सवाल है, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप देखोगे तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर की बात करें तो उन्होंने 4,022 करोड़ के एक्सपेंस हुए थे, वो उन्होंने घटा के 3,512 करोड़ पे उसको वो ले आए हैं। यही कारण रहा कि उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उनका 900 करोड़ के आसपास का रहा, बिफोर प्रोविजनिंग और कंटिजेंसी और टैक्स वगैरह से पहले की अगर हम बात करते हैं तो वो 900 करोड़ पे रहा, जो पिछले क्वार्टर में 530 करोड़ के आसपास का रहा था। अब बात करते हैं प्रोविजंस की। तो प्रोविजंस उन्होंने कितने लिए हैं, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस बार उनको वैसे भी मोरेटोरियम वगैरह का चल रहा था, तो आरबीआई की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन था, तो उन्होंने अपने एंड से भी कुछ प्रोविजन लिया ही है। उन्होंने क्वार्टर वन में भी प्रोविजन लिया था और क्वार्टर टू के अंदर भी इनफ प्रोविजन लिया है। यही कारण है कि उनका ये जो फिगर है वो बढ़ के 764 करोड़ पे आ गया था। लेकिन उसमें वो पुराना ये वाला प्रोविजन में उसमें फर्क है। ये पहले का प्रोविजन जो देख रहे हो यहाँ पे, पिछले साल भर की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए कितना 4,315 करोड़ का उन्होंने साल भर में प्रोविजन यहाँ पे जो है वो लिया हुआ था। यहाँ पिछले लास्ट ईयर की जून की बात करें तो ये 1,280 करोड़ का प्रोविजन लिया था। सिर्फ पिछले क्वार्टर की भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ उन्होंने कम ऑलरेडी कम होना शुरू हो गया था तब से, तो वो 412 करोड़ का ही प्रोविजन था। तो उसके मुकाबले थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसका मेजर एट्रीब्यूट जो है वो जो जाता है कोरोना के चलते। तो उनके वोडाफोन और बाकी बड़े बड़े जो कस्टमर है जो जिनके प्रोविजन उन्होंने ले रखे हैं वो आगे ज़्यादातर ले रखे हैं, तो ये प्रोविजन वो वाले नहीं लग रहे। यही कारण रहा कि उनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो प्रोविजन भी हटा दिया, टैक्स भी हटा दिया, तो उसके बाद अल्टीमेटली जो बचता है 100 करोड़ का उनको जो है वो नेट प्रॉफिट हुआ है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में। उन्होंने जो आईसीआईसी खाली उनकी जो आईडीएफसी बैंक का अगर वो दिखा रहे हैं उसमें 94 करोड़ है, लेकिन कंसोलिडेटेड देखते हैं तो वो 100 करोड़ के आसपास का उनका प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम उसे अर्निंग पर शेयर में ट्रांसलेट करते हैं तो ये 0.20 के आसपास की अर्निंग आ रही है। हालांकि हमें थोड़ी ये कम लग रही होगी, लेकिन वो आ रही है ही बहुत बार है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है, मेरे खुद के पास भी कुछ शेयर्स है इसके, तो हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि ये बैंक अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बराबर है, लेकिन वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे प्रोविजन लिए ही जा रहे थे। यही कारण था कि वो प्रॉफिट में आ ही नहीं रहे थे। तो जब उन्होंने पिछले क्वार्टर में 0.16 का भी ये डिक्लेयर किया था प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर डिक्लेयर किया था, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि इसके लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने जो मैनेजमेंट ने, वैद्यनाथन जी और उनकी टीम ने जो भी मेहनत की है, उनकी मेहनत फाइनली रंग लाई है। और अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछला क्वार्टर भी उनका अच्छा गया, 76 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस क्वार्टर में उनको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और अभी जैसे लग रहा है कि यार आ गया, उनके अचीवमेंट्स भी दिखाई है उन्होंने, तो अभी लग रहा है कि वो ट्रैक के ऊपर है और आने वाले टाइम के अंदर जो है उनका फिगर अच्छे होते ही जाएंगे। ये उन्होंने समरी जो दिखाई है उनकी रिपोर्ट में, काफ़ी बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है उन्होंने, उसमें जो की हाईलाइट्स है वो यहाँ पे हमने कैप्चर किए हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे हमने बताया 94 करोड़ का है, जो बैंक का स्टैंड अलोन प्रॉफिट है ये। जबकि 617 करोड़ का उनका Q1 पिछले साल में ये 617 करोड़ का लॉस था। जैसे हमने बताया प्रोविजन के चलते लॉसेस बहुत हो रहे थे उनको। कासा डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की जो डिपॉजिट होती है, तो इससे ना बैंक को बहुत फायदा होता है, क्योंकि इससे बैंक के पास काफ़ी सस्ते दर पे जो है वो पैसा आता है और उसको हाई रेट पे वो लोन के रूप में उसको दे सकते हैं। तो ये कासा डिपॉजिट जितना अच्छा है बैंक, उतना बैंक के लिए वो अच्छा ही है। तो उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 145% से उनका कासा जो है वो बढ़ रहा है। अगर अमाउंट में एब्सोल्यूट टर्म में अगर बात करें तो उनके पास 9,594 करोड़ का ये जो था वो कासा की अमाउंट थी, वो बढ़ के 23,491 करोड़ हो गई थी। तो ये 145 करोड़ का जंप है, जो कि बहुत ही अच्छा है।
कासा का रेशियो जो है, टोटल डिपॉजिट में कासा का रेशियो वो 33.74% पे चला गया, जो हम बात करें कि पिछले साल, एक साल पहले की बात करें तो वो आधे से भी कम था, वो 14.57% पे ही था। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये 100 डबल से भी ज़्यादा हो गया। कोर डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं, जो रिटेल कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट, वो 139% से उनका बढ़ा है। जैसा हमने बताया यहाँ पे, जो फिक्स डिपॉजिट जो है उसको, जो इनकी जो रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसकी तरफ से F स्टेबल की रेटिंग मिली हुई है। बैंक की कुल मिला के 503 ब्रांच हो गई है, यह भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि अगर मैं उसके एक साल पहले की अगर बात करूं तो ये फिगर 200 के आसपास का हुआ करता था, 200-250 के आसपास। तो ये बैंक जो है वो काफ़ी अग्रेसिवली ग्रो हो रहा है और अपना नेटवर्क जो है वो काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ा रहा है। अच्छी बात यह है कि उसके ग्रॉस एनपीए जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गए। सिर्फ अगर एक क्वार्टर की बात करें, मार्च 31-20, मतलब आज से सिर्फ 3 महीने पहले की अगर बात करें तो वो 2.60 पे उनका ग्रॉस एनपीए होता था, वो घट के सीधा 1.99 हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। नेट एनपीए की भी अगर बात करें तो सिर्फ 3 महीने के अंदर ये 0.94 से घट के 0.51 पे आ गया है। तो ये बहुत अच्छे फिगर्स हैं जो सिर्फ 3 महीने के अंदर अचीव हुए हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो आइडियली बढ़ना चाहिए, तो ये उनका 74.9, मतलब मोटा मोटा 75% हुआ है इस क्वार्टर का, और ये सिर्फ एक क्वार्टर पहले की बात करें तो 65% पे था। तो ये सीधा 10% जंप हुआ है सिर्फ 3 महीने में। तो ये बहुत ही अच्छा फिगर है, और बहुत सी चीज़ें उनके रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से उन्होंने सारे फिगर्स ओपन अप कर किए हैं कस्टमर्स के साथ। जैसे ये फिगर भी मैं बहुत सारी बैंकों की रिपोर्ट में ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो मोरेटोरियम जो उन्होंने 28% जो है उसके कस्टमर्स को उन्होंने दिया है, ये फिगर ऑलमोस्ट कोई बहुत कम जगह पे है या तो ना के बराबर है। उसमें से भी साफ साफ लिखा है कि 23% जो है वो रिटेल के कस्टमर है उनके, और बाकी 35% जो है वो होलसेल फाइनेंसिंग के पोर्टफोलियो में है। तो उसका एवरेज निकाले तो ये 28% के आसपास आ रहा है, जो कि जो उन्होंने मोरेटोरियम जिन्होंने लिया है, मतलब वो ये 28% लोग ऐसे हैं जो अभी अभी जो है वो किस्त नहीं चुका रहे हैं, और वो जब भी वो पीरियड खत्म होगा उसके बाद वो चुकाना चालू करेंगे। अब ये वो फिगर है जिसमें दिखा रही है कि टोटल फंडेड एसेट जो है उसके अंदर रिटेल का कंट्रीब्यूशन कितना है और होलसेल का कितना है। तो जो वी विद्यानाथन जी है, वो जैसा उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रहा है, वो आईसीआईसीआई बैंक में भी काम कर रहे थे, वहाँ पे रिटेल सेक्शन देख रहे थे, फिर उन्होंने कैपिटल फर्स्ट चालू किया था, तो वहाँ पे भी वो काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ रहा था। वो एनबीएफसी के तौर पे बहुत अच्छा रिटर्न उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को वहाँ पे भी दिया था। तो उनका फोकस पहले से है कि जो है उनका जो रिटेल बिजनेस बढ़ाएंगे, होलसेल कम करेंगे। तो ये चार्ट देखिए, बड़ा सिंपल सा चार्ट है जो क्लियर कट दिखा रहा है कि जो उसके फाउंडर का, उनके जो प्रमोटर का विजन है, बैंक वही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे उनके होलसेल का परसेंटेज, अब जो मर्जर से पहले दिसंबर 18 में उनका मर्जर हुआ था कैपिटल फर्स्ट का आईडीएफसी बैंक के साथ, उससे पहले उससे पहले वाले क्वार्टर में देखें तो 87% होलसेल था, 13% ही रिटेल था। फिर जब क्वार्टर ये मर्जर हुआ उस क्वार्टर में 13% से 35% हुआ रिटेल का। रिटेल फिर उसके बाद ये मार्च 19 में ये 37% हुआ, अगले 3 महीने में ये 40% पे आ गया, उसके 9 महीने बाद मार्च 20 में उठा के सीधा 54% पे आ गया। ठीक है, और ये जून में क्योंकि कोरोना के चलते ये क्योंकि काम ही नहीं हो पाया था, इसलिए ये 54 पे ही है, अगर नहीं होता तो उसको और बढ़ा देते ये लोग। और जो होलसेल का प्रोपोर्शनेटली सीधी बात है, अगर ये बढ़ा है तो होलसेल का कम हुआ रहेगा, तो ये 80% से कम होकर अभी 46% पे ही आ गया। तो रिटेल के अंदर क्या होता है, ये सेफ होता है, इसमें एनपीए नहीं होता, और उसमें जो मार्जिन है, बैंक का मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है। तो एज अ बैंक वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, बड़ा सीधी सी बात है ये। अच्छा, एक और है कि इसमें टोटल डिपॉजिट जो होती है, वो टोटल डिपॉजिट में कासा की डिपॉजिट ज़्यादा होनी चाहिए, जो अभी हो रही है। तो वो सितंबर 18 में खाली वो 25% पे, जैसा हमने बताया था कि कासा का रेशियो जो है, ये जो कोर डिपॉजिट वैल्यू में अगर बात करें तो ये रिटेल कासा और रिटेल, इसमें टर्म डिपॉजिट भी आएगा, सिर्फ कासा नहीं है। तो कासा और टर्म डिपॉजिट ये दोनों मिला के जो काफ़ी बढ़ गया, वो 25% ही होता था पहले, आज की डेट में ये 64% है। तो ये बहुत अच्छी ट्रैक पे जा रही है, ये सारे फिगर यही दिखा रहे हैं। अब ये उनको उन्होंने बताया है कि टोटल फंडेड एसेट का ब्रेकअप दिया है, तो जो मैंने बताया था समरी चार्ट में, अब वो एब्सोल्यूट फिगर में दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जून 19 में ये जो 44,600 का उनका जो था वो टोटल फंडेड एसेट थी, जो कि रिटेल में थी। अब ये 44,000 की रिटेल में जैसे हमने क्या बढ़ा रहे हो, तो 44,000 का 48,000 करोड़ हुआ, फिर 53,000 करोड़ हुआ, फिर 57,000 करोड़ हुआ। अभी ये इनफेक्ट कोरोना के चलते ये बढ़ नहीं पाया पिछले 3 महीने में, नहीं तो ये 57 करोड़ तक ये उसको बढ़ा के लेके गए थे। ये तो 26% की ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटेल एसेट में उनकी
ग्रोथ है। तो जो बता रहे थे कि रिटेल बढ़ाना है तो 26% से ये बढ़ रहा है। और जो होलसेल फंडेड एसेट है 52,000 करोड़ की थी, उसको 46,000 करोड़ पे ले आए, फिर 44,000 करोड़ पे ले आए, फिर 40,000 के भी नीचे ले आए, और फिर फाइनली अभी 37,000 के आसपास उसको लेके आए। तो ये 28% से उन्होंने घटाई है। तो उनका फंडा बड़ा क्लियर है, रिटेल वाला बढ़ाना है, होलसेल वाला घटाना है। अब ये चार्ट और इंटरेस्टिंग चार्ट है, ये ग्रोस एनपीए का और नेट एनपीए का चार्ट है। अब बैंक अगर इनकम होती रहेगी, लेकिन अगर एनपीए भी ज़्यादा है तो सारी जो इनकम है, सारा प्रॉफिट है, वो एनपीए में वाइप आउट हो जाता है। तो उनका ग्रोस एनपीए जो 2.66 हुआ करता था जून 19 में, सिर्फ एक साल पहले का ये फिगर है, एक साल में उसको 2.66 से वो 1.99 पे ले आए हैं। जो उनके नेट एनपीए है वो 1.35% पे हुआ करता था सिर्फ एक साल पहले, उसको घटा के 0.51 पे अभी ले आए हैं, जो कि बहुत ही। अब ये बात करते हैं कासा के डिपॉजिट के, जो बता रहे थे। तो ये 31 में देखिए 5,274 करोड़ के आसपास का था, उसको कासा की डिपॉजिट बढ़ा रहा है। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से जो पैसा आता है, जैसे मैंने आगे बताया, करंट अकाउंट पे तो कुछ इंटरेस्ट देना होता नहीं है, सेविंग अकाउंट पे भी नॉमिनल 5-6% का देना होता है। लेकिन जब आप उसी पैसे से लोन देते हो तो आप 10% पे लोन देते हो। तो अभी आप मान के चलिए, अगर 23,500 करोड़ का अमाउंट अवेलेबल है, 23,491, 23,500 करोड़ पकड़िए, 24,000 पकड़िए, तो ये 24,000 करोड़ ऐसा फंड है जो बैंक को मिला है करीब करीब 3% के या 4% के आसपास में मिला है। अब बैंक उसको लोन देगा 10% या 11% पे, तो सीधा 7 या 8% का उनको सीधा प्रॉफिट होता है, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। तो इसीलिए ये कासा बढ़ना बहुत जरूरी है। तो उस पर भी बैंक बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये चार्ट दिखा रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। ये जो परसेंटेज में, वो पहले एब्सोल्यूट वैल्यू में था, अभी ये परसेंटेज में है। तो कासा का परसेंटेज 8.68 था, और अभी ये 33.74 है अभी ये वाले क्वार्टर में। बाकी उन्होंने कोरोना के चलते भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इन्होंने बच्चन साहब को बनाया ब्रांड एम्बेसडर, तो उनको अच्छी विजिबिलिटी तो मिल ही रही है। बाकी केबीसी वगैरह में भी हमने उनको देखा है, वो अच्छा खासा सेविंग अकाउंट पे 7% के आसपास रेट देते थे, बहुत कम दे रहे हैं। उन्होंने वीडियो केवाईसी का भी चालू किया है, ताकि कोरोना मतलब अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो वीडियो से केवाईसी आप करा सकते हो। मोबाइल एटीएम भी किया है, जो हाउसिंग सोसाइटी में कुछ कुछ जगह पे वो लेके जा रहे हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो जैसा हमने बताया कि आईडीएफसी में 40% की जो शेयर होल्डिंग है वो आईडीएफसी जो पेरेंट कंपनी है उसकी है। बाकी बहुत सारे, इवन भारत सरकार का आप देखोगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 4.61% भारत सरकार का है, आईसीआईसीआई का बैंक प्रूडेंशियल का 4.56 है, आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट का 1.86 है, बजाज अलियंस का 1.76 है, एचडीएफसी का 1.52% है। तो बड़े बड़े नाम इसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए दिख रहे हैं। यही दिखा रहा है कि ये कितना कोर इसमें काम कर रहा है। इनफैक्ट वैद्यनाथन जी का खुद का भी इसमें काफी अच्छा खासा स्टेक है, 0.55% के आसपास यहाँ पे हमको दिख रहा है। अब बात करते हैं इनके पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की। तो जैसा हमने दिखाया था कि परफॉर्मेंस उनका इंप्रूव अभी अभी हुआ है, तो ये फिगर शायद उतने इंप्रेसिव हमें नहीं लगेंगे। ये 9,500 करोड़ की उनकी इनकम थी, फिर 10,200 हुई, 13,100 हुई, फिर 17,000 के आसपास। तो ये इनकम तो उनकी बढ़ रही है, लेकिन जैसे हमने बताया इनके प्रोविजंस भी लास्ट लास्ट में बढ़ रहे हैं, 236 करोड़, फिर 160 करोड़, फिर 1,500 करोड़। अब यहाँ से इनके प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था मार्च 19 के आसपास का, क्योंकि वो उन्होंने सारा लेना दिखाना शुरू कर दिया फिगर सारे। तब तक ये ऑलरेडी इसमें आ चुका था, किसमें, वो आईडीएससी मतलब मर्जर हो चुका था। तो वैद्यनाथन जी का फंडा क्लियर है कि जो जहाँ जहाँ इशू है प्रोविजन लो, उसको कवर करो। तो जो भी इश्यूज थे उन्होंने हाईलाइट करना शुरू कर दिया, ट्रांसपेरेंटली सब कुछ दिखाने लगे और प्रोविजन लेने लगे। यही कारण था कि वो लॉस में जाने लगे, लेकिन वो उनका कहना था कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन जो भी है रियल पिक्चर दिखाना चाहिए शेयर होल्डर्स को। यही कारण रहा कि यहाँ पे जो है काफ़ी उन्होंने बड़े बड़े लॉसेस पोस्ट किए। मार्च 19 में अगर आप देखोगे तो 1,880 करोड़ का लॉस दिखाया, मार्च 20 में उन्होंने 2,843 करोड़ का लॉस जो है वो दिखाया था। अगर उनके ग्रॉस एनपीए की भी बात करें तो यही कारण रहा, ये बढ़ के उन्होंने 3% पे ले गए, नेट पर 1% पे ले गए थे। लेकिन जो भी फिगर थे, फैक्ट्स उन्होंने दिखाया, क्योंकि वो क्लीन अप करना ज़रूरी था। ये शेयर प्राइस की पैटर्न रही है, जैसा हमने बताया था। ये फिगर जो 2015 के, जब बैंक शुरू हुआ था तो अच्छा खासा वैल्यूएशन उसको मिल रहा था, क्योंकि इस वजह से शुरू हुआ था। लेकिन फिर उसका वो एनपीए का चक्कर शुरू हो गया, और उसके चलते उसका वैल्यूएशन वगैरह डाउन हो गया। लेकिन फिर जैसे मर्जर हुआ, उसके बाद से अभी वो वापस ट्रैक पे आना शुरू हो गया है। तो जैसे हमने बताया, हम ये अच्छी चीज़ें हो रही है, और अभी इसका इम्पैक्ट, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और अगर होल्ड कर सकते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि अगर होल्ड करेंगे तो आने वाले टाइम में ये अच्छे रिटर्न्स ये बैंक दे सकता है। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।